हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री, जो जनवरी 2017 में पूछा गया था। तो उसके 3 सेट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आप यदि इन तीनों सेट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप पे भी जाके देख सकते हैं और मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी इसको जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। 51st क्वेश्चन है, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है 1825 बॉम्बे में, बी है 1830 पुणे में, और सी ऑप्शन है 1825 कोलकाता में, और डी ऑप्शन 1824 में लाहौर में। तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1825 कोलकाता में। तो कोलकाता हिंदू कॉलेज के छात्रों के द्वारा हॉरेस हेमन विल्सन जो उनको लीड कर रहे थे, हॉरेस हेमन विल्सन जी इनको लीड कर रहे थे। वहाँ 2 छात्रों ने एक बुक प्रकाशित की थी, तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस के नाम के नीचे। तो उनके मार्गदर्शन में इन्होंने वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार किया था वहाँ पे। तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस उस समय वहाँ इस्टेब्लिश की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका 1825 कोलकाता में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, कूट ए की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। सूची 1 में बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, सी ऑप्शन है कुंवर सिंह, डी ऑप्शन है हजरत महल, और सूची 2 में दे रखे हैं बरेली, जगदीशपुर, लखनऊ या फैज़ाबाद। इन सभी नामों को देख करके हमें अचानक से याद आता है ये अक्सर नाम कौन से हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ये सारे के सारे चारों के चारों नाम 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था उसके साथ रिलेटेड है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। और बख्त खान कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह और हजरत महल, इनको हमने मिलाना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए या तो आपको सटीक जानकारी हो तभी कर पाएंगे, नहीं है तो आप कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। यदि आपको पता है बख्त खान, तो बख्त खान बरेली से रिलेटेड था, तो आपको केवल यही पता है बख्त खान बरेली से रिलेटेड है, तो ए का एक के साथ मिलान हो जाएगा। ए का एक के साथ यहाँ ऑप्शन 1 में ही है, बाकी सभी के सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। इससे आंसर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये पता नहीं है, बख्त खान यहाँ पर नहीं पता है आपको, तो आपको केवल ये पता है कि कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह जगदीशपुरा से रिलेटेड हैं। तो कुंवर सिंह जो है सी ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। यदि सी ऑप्शन 2 के साथ जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन ए में भी है और सी में है। यदि ये दोनों इसका पता है तो आप ये दोनों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ रह गए केवल ए और सी। तो ए और सी में हमें केवल एक को चूज़ करना है। और यदि हजरत महल की बात करें तो यदि हमें ये पता है कि हजरत महल लखनऊ के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वो हजरत महल लखनऊ से बिलोंग करती थी, तो यहाँ पर डी का 3 के साथ जाएगा। और डी का 3 के साथ केवल एक में ये यहाँ पर 4 है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर फिर से 1 हो जाता है। इस प्रकार आप इसको एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो। यदि आपको पता है तो फिर तो इजी है। अभी बात करते हैं बरेली में। बरेली में क्या हुआ था कि 1857 का जो विद्रोह है उसको लीड किया था बख्त खान ने, ठीक है। और विद्रोह को कुचलने वाला सैन्य अधिकारी वहाँ पर था विंसेंट आयर था, विंसेंट आयर था, जो अंग्रेज था विंसेंट आयर था। तो वहीं बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला की। तो मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद में लीड कर रहे थे इस विद्रोह को। तो अहमदुल्ला के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण ये जवान है। इसने ऐसा संकल्प किया है कि माना जाता है कि सभी सैनिकों में सबसे सर्वोत्तम यही सैनिक है। इसको पकड़ने के लिए कि ना मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। 5 जून 1858 को इसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर आगे बात आती है कुंवर सिंह की। जो कुंवर सिंह जी थे जगदीशपुरा से रिलेटेड है और एक प्रमुख जमींदार था। इन्होंने जगदीशपुरा में 1857 के विद्रोह को लीड किया था। तो अप्रैल 1858 में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। और आगे आती है हजरत महल, लखनऊ में लीड करते हैं 30 मई 1857 को। ये इसकी डेट भी थोड़ा याद कर लेना, लगभग कई बार डेट भी आई थी। 30 मई 1857 को क्या हुआ था कि बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र, उसका नाम था बिरजिस कादिर, आप ये याद कर लेना, बिरजिस कादिर, इनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया सबसे पहले। तो जो वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंसी पर बाद में उन्होंने आक्रमण कर दिया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ, इसके साथ मिलके
बाद में विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। वह शीघ्र ही पराजित हो गई। कहा जाता है कि भागकर वो नेपाल चली गई थी, लेकिन वहाँ पर उसकी गुमनाम मौत हो गई, आज तक पता नहीं चला वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 53rd क्वेश्चन है, ये नीचे दो कथनों में से कथन ए दूसरा कथन आर है। कथन ए है पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का हताश ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। कारण यह है साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नीचे दो कथनों में से कथन ए तथा दूसरा कथन आर कहा गया है। कथन ए है उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वै शासन का एक संवैधानिक मार्ग था और उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी। तो दोनों कथनों में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बात करें यदि इन दोनों स्टेटमेंट्स की, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई भी करती हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या भी करता है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को आर कहा गया है। विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है, ठीक है, और सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं। सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एकरूपता की समझ से आती हैं, राइट। तो उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो मिशन के दो मठ थे, एक मठ थे बारानगर कलकत्ता में, दूसरा था मायावती अल्मेडा में। तो स्वामी विवेकानंद ने फरवरी 1896 में, ये डेट याद रखना, न्यूयॉर्क में भी एक वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, ठीक है। ये धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वो कहते थे कि जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। इसके साथ साथ उन्होंने मूर्ति पूजा बहुहेतवाद आदि का समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर जो है ना वो निराकार है, दोनों में है, साकार भी है और निराकार भी है, ठीक है। और इसी अनुभूति के कारण कहा जाता है कि सभी बुराइयां और मतभेद में विश्वास करने से ही आती हैं, सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था से एकरूपता में समझी जाती हैं। तो इसी प्रकार ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करती हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर इसका। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था। ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर डो, बी ऑप्शन थॉमस लॉ, सी ऑप्शन है मॉन्टगोमरी मार्टिन और डी ऑप्शन है फिलिपिस फ्रांसिस। तो जो बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में जो इनमें से नहीं शामिल था वो थे ऑप्शन सी मॉन्टगोमरी मार्टिन। 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजाति विद्रोहों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है रंपा, बी है संथाल, सी ऑप्शन है कोल या बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। तो सी ऑप्शन है कोल विद्रोह कब हुआ था। ये कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। तो ये हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास का विद्रोह। तो ये इसका कारण ये था कि आदिवासियों की ज़मीन छीनकर मुसलमानों और सिखों को देना चाहते थे। एक का नाम था सुरगा और दूसरा था सिंह राय। ये दो आदमी थे जिन्होंने इस विद्रोह को लीड किया था। तो आगे बात करते हैं संथाल विद्रोह की। ये भागलपुर एरिया में था, भागलपुर बिहार में, भागलपुर। ये हुआ था 1855 में, राइट। तो इसको दो लोगों ने लीड किया था, एक का नाम था सिद्धू, ठीक है, और दूसरे का नाम था कान्हू। ये पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में, बहुत बार आ चुका है। तो ये हो गया 1855 में। तो रंपा विद्रोह जो था ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी ज़िले में हुआ था। ये जो रंपा विद्रोह था ये हुआ था 1879 में। तो मुंडा विद्रोह, जो मुंडा विद्रोह था ये 1895 में हुआ था, 1895 में। तो 1895 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। तो यहाँ पर यदि हम इन पूरी डेट्स को मिलाएं तो बन जाएगा ऑप्शन सी पहले, फिर बी, ए और डी। यहाँ पर बी आंसर इसका है। निम्नलिखित में से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन एक है बरकतुल्ला, बी है खिजर हयात खान, सी ऑप्शन है अब्दुल्ला सिंधी या डी ऑप्शन है महमूद हसन। तो जो क्रांतिकारी नेता थे इनमें से ये तो बरकतुल्ला तो बिल्कुल थे, अब्दुल्ला सिंधी भी क्रांतिकारी नेता और महमूद हसन, ये तीनों क्रांतिकारी नेता थे। जो खिजर हयात खान थे ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी और डी इसका आंसर। 59वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए है नागपुर 1920, बी ऑप्शन त्रिपुरा 1939, सी ऑप्शन हरिपुरा 1938, डी ऑप्शन कराची
1931। तो इसका राइट आंसर है 1920 नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने और संशोधन किया था। देसी रियासतों के संदर्भ में पहली बार नीति का प्रतिपादन किया गया था यहाँ पर 1920 में। तो कराची का जो अधिवेशन था 1931 वाला, इसमें क्या किया गया था कि मौलिक अधिकारों के बारे में प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। तो 1938 हरिपुरा में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन, सी ऑप्शन मद्रास अधिवेशन, या डी है लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में ये अधिवेशन पास किया था कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, राइट। तो यहाँ पर यह ऐलान किया गया था कि कांग्रेस अभी पूर्ण स्वराज लेकर के ही रुकेगी, और गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए यहाँ पर कहा गया था, राइट। तो कांग्रेस जनों ने आदेश भी दिया था कि भविष्य में कौंसिल चुनावों में यदि हम भाग ना लें तो कौंसिल में जो मौजूदा सदस्य हैं ना, उनका ऊपर जो भी सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र भी दे दें। यहाँ बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए गए थे, ये 1929 में दिसंबर महीने में लाहौर अधिवेशन में लिए गए थे, राइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए लाहौर अधिवेशन। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महिला सुधारणा समिति, बी ऑप्शन है महिला समाजवादी समिति, सी ऑप्शन है महिला सुरक्षा समिति, या डी ऑप्शन है महिला आत्मरक्षण समिति। तो वामपंथी महिलाओं की जो नेता थी उन्होंने 1942 में महिला आत्मरक्षा समिति की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, बी ऑप्शन है सुचेता किप्रानी, और सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, या डी ऑप्शन है गीता घोष। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि सरोजिनी नायडू एक ऐसी लेडी थी जो जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की इसको गवर्नर बनाया गया था। सबसे पहली गवर्नर फीमेल लेडी गवर्नर जो थी वो उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी, ये भी याद कर लेना। 63rd क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं, और सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो बम्मा बोधनी, ये थी बम्मा बोधनी उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित, ऑप्शन ए का 2 के साथ मिलेगा। ऑप्शन बी है महिला गिरीश चंद्र सेन द्वारा संपादित, ऑप्शन 3 के साथ, और भारती मिल जाएगा द्विजेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन ए के साथ, और सुप्रभात ये था ऑप्शन 4 कुमुदिनी तथा बसंती मित्रा द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 64th क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए है हरी कुर्ती वाले, बी ऑप्शन लाल कुर्ती वाले, सी ऑप्शन है काली कुर्ती वाले, या डी ऑप्शन है सफ़ेद कुर्ती वाले। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ़ार खान, आप ये नाम याद रख लेना। इसके इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये पठानों के द्वारा खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक जिसे कहते हैं नामक संगठन बनाया गया था, जिसे आम लोग बीच में लाल कुर्ती वाले के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी इसका आंसर सही, लाल कुर्ती वाले। आर्य समाजी नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, या डी पंजाब। जो हरविलास शारदा थे इनका संबंध था राजस्थान अजमेर के साथ। तो इनका जन्म हुआ था 3 जून 1867 को। तो ये भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाज सुधारक और न्यायविद, राजनेता और लेखक भी थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को और अरब सागर में फेंको? ऑप्शन ए है नागपुर स्टेट के क्षेत्र, बी है निज़ाम स्टेट के क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिम श्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र, या फिर डी है भागलपुर के क्षेत्र। तो साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको, वो थे उत्तर पश्चिमी श्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बंगाल के बटाईदार किसानों शेरक्रापर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि जमींदारों को फसल का कितना भाग अदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा है। तो तेभागा आंदोलन एक भारतीय स्वतंत्रता अभियान था, राइट, ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसकी शुरुआत किसान सभा
कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसानों के मोर्चा द्वारा 1946 और 1947 के बीच में की गई थी। 1946 और 47 के बीच में बंगाल में हुई थी। उस समय बटाईदारों ने अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदारों को देने का अनुबंध किया था। पता कितना है? 1/2 उन्होंने कहा था कि दिया जाए, लेकिन वो अपने इस पर अड़ गए कि हम 1/2 नहीं 1/3 का ही भाग देंगे, हम 1/2 बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये हुआ था तेभागा आंदोलन का सबसे ज़ोरदार संघर्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका, 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। 68 क्वेश्चन है, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो जापानियों वस्तुओं का इस्तेमाल हमने छोड़ा था। तो किसके लिए छोड़ा था? ये हमने चाइना के लिए छोड़ने के लिए ये कांग्रेस ने कहा गया था। ये हुआ था 1937 में। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीय जो जनता है उनको आग्रह किया कि चीन की जनता के प्रति अपनी जो सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं का प्रयोग ना करें। तो आज स्थिति ऐसी बन गई है कि हम लोग खुद चाइनीज़ वस्तुओं को कह रहे हैं कि हम इसे यूज़ ना करें, है ना। कोई एक टाइम ऐसा था जब हम चाइना के फेवर में बात करते थे, तो इसलिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए। ये हुआ था 1937 में, राइट। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सुभाष चंद्र बोस की श्री तेजो के साथ बैठक, सुभाष चंद्र बोस का ताइपोई से आगमन और INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा डी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, फिर आएगा सुभाष चंद्र बोस की श्री तेजो के साथ बैठक, यहाँ पर 2, उसके बाद आएगा INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ऑप्शन 3, और फिर आएगा सुभाष चंद्र बोस का ताइपेई से आगमन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हों, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्या करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की वजह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाएं। ये पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसकी हैं? ऑप्शन 1 है MK गांधी, बी अब्दुल गफ़ार खान, सी ऑप्शन है विनोबा भावे, या डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पूरी स्टेटमेंट को यदि हम आराम से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा भी ये उस बंदे ने कही होंगी बातें जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, मतलब वो हिंसा नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कोई भी झगड़ा ना हो, कोई किसी को मारे ना। तो ये आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी जी की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आसानी से हम यदि टिक करें तो बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? ऑप्शन ए है KM मुंशी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या डी ऑप्शन है जमुना लाल बजाज। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने जब भाषाई आधार पर प्रांतों को बांटने का जब काम हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीयता की ये हत्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रंग भेद की नीति का घोषित अंग नहीं था? ए ऑप्शन है नस्ली पृथक्करण, बी ऑप्शन है अफ्रीकियों का अलग पर समान विकास, सी ऑप्शन है अंतर्वर्गीय विवाहों पर प्रतिबंध के लिए कानून, या डी ऑप्शन है अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का संरक्षण करना। तो जो रंग भेद की नीति का घोषित अंग नहीं था वो था अफ्रीकियों की मूल संस्कृति का संरक्षण। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो 73rd क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें तथा कोड की सहायता से सही उत्तर दर्शाएं। एक में लेखक हैं, सूची 2 में पुस्तकें दे रखी हैं, तो यहाँ पर हमने इनको मिलाना है। ऑप्शन ए है जे हॉब्सन के द्वारा लिखी गई थी जो पुस्तक है वो इम्पीरियलिज्म एंड स्टडी, जहाँ पर जे हॉब्सन हो जाएगा 2 के साथ। देखिए लेनिन ने लिखी थी इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, यहाँ पर बी 3 के साथ मिल जाएगा। और सी ऑप्शन है के एन क्रुम्हा ने लिखी थी न्यू कॉलोनलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, यहाँ पर 3 1 के साथ मिल जाएगा। और आर एच टावनी ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी रीजनल एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ मिल जाएगा डी का 4 के साथ। ये है हमारे ऑप्शन सी में 2 3 1 और 4। 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रांके के वास्तुपरक एवं निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया है? ऑप्शन ए है जॉर्ज वैटेज, बी है E.H. कार, सी ऑप्शन है हेनरिक वॉन साइबेल, और डी ऑप्शन है डोव।
जो ईएचकार थे, इनकी जो स्टेटमेंट थे, ये हमेशा ही रांके के वास्तुकार और निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में हमेशा ही अपना जो संशय व्यक्त करते थे। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 75वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। नॉन पॉलरिफिकेशन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1956, 1963, 1982 और 1990। यहाँ पर जो नॉन पॉलरिफिकेशन संधि हुई थी 1963 में। तो दोस्तों ये थे टोटल 75 क्वेश्चन जनवरी 2017 में पूछे गए थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाना और शेयर भी कर दिया करो ताकि दूसरे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिल जाए। तो मेरा हमेशा ये पर्पस रहता है मैं आपको सभी ऑप्शंस बिल्कुल एक्सप्लेन करके चलूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।